नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एनटीपीसी एंड आरआरसी ग्रुप डी के मॉक टेस्ट। दोस्तों ये मॉक टेस्ट बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ने एनटीपीसी 7th फेज वालों के लिए डेट अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो जैसे इसकी एग्जाम जुलाई में हो रही है, ठीक उसी तरह ठीक 15-20 दिन के बाद आरआरसी ग्रुप डी यानी अगस्त में आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी तक यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो अभी भी समय है, अभी भी समय है। आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंट उतनी ज्यादा बिल्डअप होगी। तो आज के बाद हमारी कंटिन्यू मॉक टेस्ट आएगी। प्लीज करके प्लीज आप मॉक टेस्ट जरूर बनाएं और सेशन को पूरा देखें ताकि आपको ये समझ में आ सके कि मैं 25 में कितने मार्क्स को ला पा रहा हूं, मैं कितने मार्क्स 25 में उठा पा रहा हूं। ये कॉन्फिडेंट अभी बिल्ड करना है क्योंकि एग्जाम से पहले एग्जाम, जब तक आप एग्जाम से पहले एग्जाम नहीं देंगे, खुद का कॉन्फिडेंट बिल्डअप नहीं करेंगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। ठीक है ना। तो एग्जाम से पहले आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंट होना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए मेरे कंटिन्यू क्लास देखे करें। साथ ही साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास होती है। मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाला हूं और ये क्लास आज ही प्रोवाइड होगी, तो इसे भी देखना ना भूले क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे 100% डालता है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। साथ ही साथ मेरी ये मैथ्स की फाउंडेशन बैच जिसका नाम है तैयारी जीत की। जी हाँ, तैयारी जीत की ही होनी चाहिए। इसमें मैं एक एक चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़ाता हूँ, बहुत ही स्ट्रिक्टली। इसमें एक भी कंसेप्ट को मिस नहीं करता हूँ, चाहे एक चैप्टर मुझे 10 वीडियो या 15 वीडियो क्यों ना बनाना पड़े। तो प्लीज आप इस सारे चीज को जरूर देखें। यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, यदि आप चाहते हैं एग्जाम क्रैक करना, यदि आप चाहते हैं कि 25 में 25 मैथ्स में लाए, फुल मार्क्स लाए, तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैनल, सॉरी आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 48। तो दोस्तों पॉजिटिव फैक्टर का मतलब क्या होता है, मैंने आप सभी को बताया था कि किस किस के टेबल में आती है ना। किस किस के टेबल में आती है, तो 1 के टेबल में आती है, 2 में आती है, 3 में आती है, 4 में आती है, 6 में आती है, 8 में आती है, 12 में आती है। उसके बाद सर 16 में आती है, 24 में आती है, 48 में आती है। तो इस तरह से आपको हो सकता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो सकता है कि आपको इस तरह से मिस हो जाए, कि कोई ना कोई नंबर मिस हो जाए। इसे मिस नहीं होने के लिए मैंने क्या रूल बताया है, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ओके, आप 48 का क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 24, 24 का करें तो कितना हो गया 12, 12 का करें तो हो गया 6, 6 का करें तो 2 इंटू 3। अब इसे लिखे आप, 2 की पावर कितनी आई, 2 की पावर कितनी आई 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर क्या 1। अब कैसे निकालेंगे सर, हमने टोटल फैक्टर निकालना आप लोग को कैसे सिखाया है। तो क्या होगा, 4 में +1 ऐड करें इंटू 1 में +1 इंटू करें, इनके पावर में +1 करके इंटू कर दें। तो यहाँ 5 और यहाँ 2 कितने हो गए 10। तो ये सबसे बेस्ट रूल है। ठीक है ना। तो इस रूल को अप्लाई करें, कोई टेंशन नहीं होगी, चाहे बड़ी नंबर हो या छोटी नंबर हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए बनाइए। पहले पहले आप लोग बनाइए तब मैं बनाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी यूनिट डिजिट का, किसी भी यूनिट डिजिट का क्या होना चाहिए, 0, 1, 5, 6 और पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, एनी पावर हो। इस नंबर पर, इस नंबर के ऊपर कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट क्या होती है, सेम होती है। यूनिट डिजिट क्या होती है, सेम होती है। तो यहां देख लो 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है। और वहां साथ ही साथ देख लो एक एक का क्या है, जंप है, एक एक का जंप है। यानी यहाँ पर 6 कितनी बार होगी, यानी सभी का यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। और 6 कितनी बार है सर, 25 टाइम्स है। कितनी बार है, 25 टाइम्स। तो 26 को 25 से इंटू करेंगे, 25 को 6 से इंटू करें तो क्या होगा 150। यूनिट डिजिट क्या हो गया 0। ठीक है ना। बहुत ही तगड़ी मैथ है और पूरी उम्मीद है कि एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी में इस तरह की मैथ जरूर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए मैं बनाता हूँ। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 13 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम कैन बी बोट कवर 63 किलोमीटर अप स्ट्रीम। दैट इज द मीनिंग ऑफ द शांत पानी में नाव की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, जल धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की धारा के प्रतिकूल यानी क्या था अप स्ट्रीम, नाव की धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम आपको भी पता है कि स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम क्या होती है u प्लस v होती है, और अप स्ट्रीम क्या होगी, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम हो जाएगी आपकी u माइनस v, यानी आपका जो यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा 13 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस आपने कितने तय किया 63 किलोमीटर, तो आपको टाइम कितने लगने वाली है, टाइम लगने वाली है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड कितनी है 9, तो कितने समय लगेगी आपको 4 घंटे लगेगी। कितने घंटे लगेगी सर 4 घंटे लगेगी। ठीक है ना, यदि मेरा यहाँ पर होता अप स्ट्रीम होता है ना, सॉरी डाउन स्ट्रीम होता, तो दोनों के स्पीड को क्या कर देते हैं हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, यानी 13 प्लस 4 कितना हो जाता 17 हो जाता। ठीक है ना, तो अप स्ट्रीम से गया था तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना हुआ। ये बहुत ही हल्की सी सवाल थी, इस तरह की सवाल आती है एग्जाम में। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि a बाई बी प्लस बी बाई इक्वल टू 1, तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू क्या होगी। पहले इसको सॉल्व करेंगे, a अपॉन b और फिर क्या हो गया b अपॉन a इक्वल टू 1। तो मैं जानता हूं इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी ए बी और ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ए बी, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए बी इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है ना, तो अब इसकी फॉर्मूला आप लिखो, आपको पता होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा ए बी, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू तो 0 है, तो आप यहाँ पर 0 पुट करोगे a प्लस बी, यानी ये मैं समझा रहा हूँ, ये सवाल उतनी बड़ी है नहीं, उतनी देर की सवाल है नहीं, जो जानता है वो समझ गया जब ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा। ठीक है ना, ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल है। तो इस तरह के सवाल को देखकर डरा ना करे, बस अलजेब्रा आइडेंटिटीज का कमाल होता है कि यहाँ पर मैंने एक वैल्यू निकाल लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, तो बस यहाँ 0 पुट करो 0 हो गया, कहानी खत्म। आपको एग्जाम में थोड़ी ना मैथ बना के दिखानी है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्षों में कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्यूरेट ऑन द 16,003 ईयर्स व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स 10%, 12%, 15%। तो 3 वर्षों में 16,000 रुपए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें जब लगातार वर्षों के लिए ब्याज दर इतना इतना परसेंट होगा। सक्सेसिव लगा दो, जल्दी से सक्सेसिव लगा दो। 10% इक्वल टू क्या होता है, 10% इक्वल टू क्या होता है 1/10, यानी 10 से क्या हो गया 11 हो गया। फिर 12% इक्वल टू क्या होता है सर, 12% इक्वल टू क्या होता है 3/25 होता है। कितना होता है 3/25। अभी भी जिसको समझ में नहीं आ रही है जाके परसेंटेज की क्लास को बढ़िया तरीका से देखे, परसेंटेज की क्लास को आप देख लेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आने लगेगी। 15% इक्वल टू क्या होगा, 15% इक्वल टू क्या होगा सर 3/25 हो, तो 15% इक्वल टू हो जाएगा आपको 3/20, है ना। तो 20 से क्या हो गया आपका 23 हो गया, यानी आपका ये मूलधन है और ये क्या है अमाउंट है, ये मूलधन है और ये क्या है अमाउंट का रेशियो हो जा रहा है, ये मूलधन और अमाउंट, समझ रहे हो ना। 10 था और ये क्या है ऊपर में जो आई ये क्या इंटरेस्ट है, ये सब क्या है इंटरेस्ट है। तो हम यदि मूलधन में इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो क्या बनता है अमाउंट बनता है। ये प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो अमाउंट बनेगा, प्रिंसिपल में अमाउंट को ऐड किया इंटरेस्ट को ऐड किया तो अमाउंट बना। ठीक है ना, तो मैंने इसको सबको इंटू किया, तो मैंने इंटू करके पाया कि 25 दूनी 50 5,000 हो गया। ठीक है ना, और यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ इस तरह से चीजें आ रही है 11 इंटू 28 इंटू, मुझे इंटू नहीं आती मैंने इंटू में छोड़ दिया।
अब देखो यही तो, ये प्रिंसिपल है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल 5000 टेंस टू कितना है, तो 5000 टेंस टू कितना है, 16000। तो 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, यानी 1 टेंस टू कितना हुआ, 16 बाई कितना हो गया, 5। 1 टेंस टू हो गया 16 बाई 5, यानी सर हो गया 3.2, यानी कितना हो गया, 5 से 15, 5 दूनी 10। तो आपसे पूछा क्या था कि 3 वर्षों में 16,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। तो 1 बराबर इतना निकल के आ गया। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना 1 बराबर इतना, तो इतने बराबर कितना, ये जो 1 1 है ये समझ में नहीं आएगी, तो उससे कलर ले लेता हूँ। ये जो 1 1 है, 1 1 इंटू 28 इंटू 23 टेंस टू कितना होगा, तो ये इंटू हो जाएगी ना, 3.2 इंटू 1 1 इंटू 28 इंटू 23। शुरू में हर चीज आपको अजीब लगेगी, जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसे मैं इंटू कर लिया था, तो इसे इंटू करके कितनी आ रही है, ये जो इंटू करके आ रही है ये आ रही है आपकी 2266 8.8 8.8। तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, यहां से मैं क्या, ये मेरा क्या निकल के आया, अमाउंट, ठीक है ना, ये मेरा क्या निकल के अमाउंट। मुझे क्या चाहिए, CI। तो इस ये अमाउंट में से 16,000 को मैं माइनस कर दूंगा। तो जब 16,000 को माइनस कर दूंगा तो CI कितना हो जाएगा, यानी आप समझ रहे हो ना कि मुझे यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर मुझे 16,000, यानी यहाँ पर जो 8.8 में से 16,000 को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। रुक जाओ, अच्छा से लिखते हैं, यानी मुझे यहाँ पर CI निकालना है। तो क्या करना होगा, CI को 16, इसमें से 22,688 में से 16,000 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 666 8.8 है ना। तो 666 8.8 किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है ना। यानी ये आपकी क्या है, ये आपकी प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल में से अमाउंट को माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल में से अमाउंट CI इक्वल टू क्या होता है सर, A माइनस P होता है, ठीक है ना, समझ गए। ठीक, तो देखो इस तरीके जो सक्सेसिव मेथड है ये बहुत ही बेहतरीन मेथड होता है। इसमें आपको A इंटू P प्लस 1/R ये वगैरह वगैरह की फॉर्मूला आपको नहीं लगानी पड़ती है, आप डायरेक्ट सक्सेसिव से निकालो। ये प्रिंसिपल होती है, ये इंटरेस्ट होती है, दोनों को ऐड कर दें तो अमाउंट बन गया। ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, दोनों को ऐड कर दें तो अमाउंट बन गया। ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, दोनों को ऐड कर दिए अमाउंट बन गया। अब प्रिंसिपल की रेशियो से प्रिंसिपल निकाल लो तो 1 यूनिट निकाल लो, उससे फिर इस यूनिट को इंटू करके ये निकाल लो तो अमाउंट निकल गया, फिर इन दोनों को माइनस कर दो तो क्या निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है ना। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, या दोनों को जैसे माइनस करोगे तो इतनी जो यूनिट आएगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 संख्याओं का औसत 60 है, 11 संख्याओं का औसत क्या है, 60 है, ठीक है। पहली 6 संख्याओं का औसत, पहली 6 संख्याओं का औसत 52 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 4 है, यानी 6 और 4 10 ही संख्या हुआ, 6 और 4 क्या हुआ, 10 ही संख्या हुआ। तो 11वीं संख्या का औसत कितनी है, यानी 7वीं संख्या की औसत कितनी है, यानी पहली 6 संख्या का औसत कितना है, 52 है। तो पहली 6 संख्या 6 गुने 52, तो फिर बीच वाली संख्या मुझे पता नहीं तो उसको मैं x मान लेता हूँ, प्लस अंतिम 4 संख्या की औसत कितनी है, 54 है, अंतिम 4 संख्या की औसत 54 है। अब कुल मिला के मेरे पास कितनी है, 11 है, और संख्या कितनी है, औसत कितनी है, 60। अब मैं यहाँ पर निकाल लूँ 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, कितना हो गया 312, यहाँ हो गया x, और यहाँ हो गया 4 चौके 16, 4 पंचे 20 21, और यहाँ 11 छक 66, यानी 660। दोनों को ऐड करता हूँ क्या निकल के आती है, 506 दो कितना हो जाएगी 8 2 और 528, 528 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 660। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 132, कितनी हो जाएगी 132। तो जो 7वीं संख्या है सर वो कितनी है 132 है, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने का। देखो रेशियो ऑफ एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब कितना है 4:1:3 and its volume is 2592. The area of surface in square centimeter, area of surface in square centimeter,
तो एज मतलब वहां लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, तो मैं मान लो कि एल कितनी है, एल है आपका 4x, ठीक है। बी कितना है, बी है आपका x, और h कितना है आपका, h है आपका 3x, ठीक। तो इसका आयतन कितना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या निकालते हैं हम सर, 2592। तो वॉल्यूम कितना हो गया 4x इंटू, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई इंटू करते हैं तो क्या 2592, यानी 4×3=12, यानी यहाँ पर 12x³ इक्वल टू हो गया 2592। तो यहाँ पर x³ इक्वल टू हो गया आपका 12×2 = 24, 12 एकम 12, 12×6 = 72। तो x इक्वल टू कितना हो गया सर, x इक्वल टू मेरा 6 हो गया। इसका मतलब लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया आपका 4×6 = 24, ब्रेथ हो गया आपका 6, और हाइट हो गया आपका कितना 18, ठीक है। यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट आपकी डायमेंशन निकल गई। ओके, अब आपको क्या चाहिए, इसकी सतह का क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर, सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई जो गुने चौड़ाई, जो चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। अब इसकी फॉर्मूला मुझे पुट करना होगा, इसकी वैल्यू क्या है 24×6=18, 24×6=18, यहाँ पर 2 इंटू 24×6, 6×18, और फिर प्लस 24×18, 24×18, ठीक है ना। अब सबको इंटू करेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा 144, 18×6 हो जाता है 108, और 24×18 गुना करेंगे तो 432 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सबको इसे ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद 8×4=12, 12×13=14, कितनी आ रही है 14 आ रही है। फिर 3, 4×3=7, 8 हो रही है, 4×1=5, 5×1=6, यानी 684। किससे गुना करना है 2 से, कितनी आ गई 1368, 1368, 1368 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1368 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला आप निकालो, वॉल्यूम की वैल्यू बैठाओ, वॉल्यूम की वैल्यू बैठाने के बाद आप उसके काम को कर दो, ठीक है ना, अच्छी तरह से काम को अब कर दो। तो यहाँ पर क्या निकल गया, मैंने इसके लेंथ ब्रेथ हाइट को क्या मान लिया, डायमेंशन को x मान लिया, यहाँ से वॉल्यूम निकाल लिया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल दिया, फिर टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर हमने निकाल दिया, ठीक है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A sum of ₹220 is divided among the both। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मॉरल को डाउन कर सकता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम लोगों से बनता है। इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए आप सेशन पर हमेशा बने रहें, ठीक है ना। देखो, a sum of ₹2025 is divided among the A, B, C and such that ₹15, 25 and 45 be added their share respectively, the remainder shall be ratio 67:73, 71, फाइंड द एक्चुअल शेयर ऑफ बी। देखो कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके मॉडल को डाउन कर देते हैं या मॉडल को आपको बढ़ा देते हैं। सिलेक्शन सर यहीं पर होती है, कुछ क्वेश्चंस बच्चे छोड़ देते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चे करके आ जाते हैं। इन्हीं तरह के क्वेश्चन को करने से बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। तो क्या किया गया, ऐड किया गया ना, तो सिंपल सी क्वेश्चन है, आप भी ऐड करो, यानी इसमें 15 रुपया प्लस 25 रुपया, अब प्लस क्या है 45। आप जब ऐड करोगे तो ऐड करके कितनी आ गई सर, 2110 आ गई, ठीक है। अब क्या हो गया, 2110 आ गई। अब इस रुपये को ना, इस रुपये को क्या करना है, इस रेशियो में बांटना है। तो इस रेशियो को मैंने यहाँ पर लिखा, तो इस रेशियो में देख रहा हूँ 67:73। कुछ नहीं था, बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझे, क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहती है। तो इसका जो टोटल सम आया, टोटल जो इसका सम आया, टोटल सम कितना है, टोटल सम इसका 7, 3, 10, 1, 11 और 7, 21, यानी कितने आ गए 211, ठीक है ना। तो किसका पूछा है, बी का वास्तविक हिस्सा कितना है, तो बी तो ये है ना, यानी बी का हिस्सा यदि मुझसे पूछा है तो मैं क्या करूंगा 73, यानी यहाँ पर 73/211
इंटू क्या होगा 2110। यहाँ से काट दिया 10 बार में, कितने आ गए 730। थी ना इजी सवाल। बस आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़े और आराम से फोड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। फिर से आपके सामने एक बेहतरीन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आ गई है। इसे कैसे करें, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। आप इसे यूं कर सकते हो, आपको मैंने क्या ये फॉर्मूला बताया है ना कि a प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर। जब मैं प्लस करता हूं तो क्या होती है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लो आप भूल भी गए हो, एक समय के लिए मान लो कि भूल भी गए हो, तब भी इस मैथ को बना सकते हो। तो मैं यहाँ पुट कर दूं क्या, यहाँ पर मैं 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ए पुट कर दिया। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होती है, मुझे पता है ना कि सेक स्क्वायर ए है ना, माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो रही है 2 सेक स्क्वायर हो जा रही है। बस एक ये प्रोसेस है जो अलजेब्रा के मेथड से हम बना सकते हैं 2 सेक स्क्वायर ए। दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी के फॉर्मूला में प्लस 2ab प्लस 2ab, यानी क्या होगा 10 हो जाएगा 10a। फिर दूसरा क्या होगा प्लस 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस क्या होगा 2ab। तो ये और ये क्या हो गया कट गई। यहाँ देख रहे 2 और 1 और 1 कितना हो गया 2, और 10 और 10 कितना हो गया 2 10 स्क्वायर ए, वही चीज निकल के आई। फिर 2 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, फिर क्या निकल के आए सर 2 सेक स्क्वायर ए। तो आपकी मर्जी, आप किस मेथड से बनाते हो। ठीक है, मुझे तो ये मेथड अच्छा लगा क्योंकि क्वेश्चन देखते ही मैं ये बैठा आऊंगा, पुट करूंगा, निकाल दूंगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राहुल ने सीडीएस में, वाओ, राहुल ने सीडीएस में 25% अंक प्राप्त किए, परीक्षा देता है और 65 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। जा 65 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 35% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 45 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। सीडीएस के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, सीडीएस के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, ठीक है ना। तो आपने 25% अंक प्राप्त करते हैं और 65 अंकों से फेल हो जाते हैं। इसका मतलब कि आपको 25% तो आया और 65 नंबर और आता तो आप पास हो जाते हैं, है ना। 65 नंबर आपको आता तो पास हो जाते हैं। वहीं फिर दूसरा लड़का ने क्या किया, यदि वो 35% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 45 अधिक आता, यानी 45 अधिक हो गया, पेट भर से ज्यादा हो गया। तो मैं यहाँ माइनस कर दिया, मैं 25% और 35% कितना हो गया, परसेंटेज को एक तरफ क्रिएट कर लिया। तो 25% 35% कितना हो गया, ये हो गया 10, 3 2 5 1 6, यानी मैं देख रहा हूं कि 60% इक्वल टू क्या हो गया -65। ये माइनस हो गई, ये भी माइनस हो जाएगी, दोनों माइनस माइनस, 5 5 10 हो जाएगी, 6 4 10, 10 1 11 हो जाएगी। तो मैं देख रहा हूँ 60% इक्वल टू 110 है, 60% इक्वल टू 110 है। तो 60% इक्वल टू जब 110 है आपका यहाँ पर, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 10% होगी, मैंने यहाँ पर माइनस गलती कर दिया, यहाँ कितनी होगी -10% होगी, ठीक है ना। यहाँ -10% होगी। तो यहाँ पर 10% इक्वल टू इतना है, तो 1% इक्वल टू क्या होगा बताओ सर, 1% इक्वल टू क्या होगा, 1% इक्वल टू क्या होगा 11 होगा, है ना। 1% इक्वल टू 11 होगा। तो आपको सीडीएस के लिए उत्तीर्ण अंक क्या चाहिए, जब 1% इक्वल टू 11 है तो यहाँ 25%, तो 25% इक्वल टू क्या होगा, तो 11 इंटू क्या हो जाएगा 25। अब जब 11 इंटू 25 होगा तो 11 पचे कितना चाहिए 55, 11 दूनी क्या चाहिए 22, अब 22 और 5 कितना होता है 27, यानी 275 नंबर। 25% मतलब 275, यानी सर हम यहाँ पर 25% जो है ना, मैंने 25% निकाल लिया और प्लस 65। अब मैं देख रहा हूँ 25% टेंस टू कितना है 275 और प्लस क्या है 65 है, 5 और 5 कितना हो गया 10,
7 6 कितना हो गया 13, 13 एक कितना हो गया 14 और 2 एक कितना हो गया 3, यानी 340। कितने नंबर लानी थी? 340 नंबर लाते तो आप पास हो जाते। सर यहाँ पर आपने 100% क्यों नहीं निकाला? जरूरत ही नहीं है, मैंने 25% लाया है, मैं यहाँ पर 35% इक्वल टू भी ला सकता था, फिर वहां से -45 करता। जैसे मैंने 65 प्लस किया तो वहां -45 करता। यही छोटी छोटी चीजें आपको टाइम को वेस्ट करने से बचा सकती है, ठीक है ना? you have don't waste your time, because this method you can take your examination and crack the any competitive examination। आप कोई भी competitive एग्जाम निकाल सकते हो, बस छोटी छोटी चीज, जो भी छोटी छोटी चीज है ना उसको ध्यान से देखा करो। ये जो छोटी चीज है, ये 25% निकाल लिया, क्यों 100% निकालने जाओ, है ना? 35% निकाल लो तो 45 माइनस कर लो, ठीक? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में क्रैक करवा सकती है। देखो P और Q एक काम को अलग अलग, बहुत ही बेहतरीन, यहाँ से सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। बस आप ध्यान से देखो कि सॉल्यूशन किस तरह से होती है। P और Q एक काम को अलग अलग 6 दिन 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों 3 दिन में R की मदद से काम खत्म करते हैं। वे दोनों 3 दिन में आर की मदद से काम खत्म करते हैं। आर को कितनी मजदूरी की भुगतान किया जाना चाहिए यदि कुल मजदूरी 3200 रुपया है? अब जो बहुत सारे बच्चे यहीं पर मार खा जाएंगे, बहुत सारे बच्चे यहीं पर मार खा जाएंगे, ठीक है ना? तो P and Q can complete a job in 6 and 8 days individually, they both finish the job with the help of R in 3 days। How many wages are to be paid to be R? The total wages are 3200। इसका मतलब कि P प्लस Q प्लस R की जो एफिशिएंसी है ना वो कितनी है? P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी कितनी है? तीनों 3 दिन में काम को खत्म किए, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म किए हैं, है ना? यदि वे दोनों 3 दिन में, वे दोनों 3 दिनों में R की मदद से, इसका मतलब क्या हुआ? आप थोड़ा सा ध्यान दे कि P की एफिशिएंसी कितनी है। मैं P देख रहा हूँ, P कितने दिनों में? 6 दिनों में। Q कितने दिनों में? Q 8 दिनों में। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहा है? 24। ये क्या है? ये जो निकलती है ना सर, ये टोटल वर्क, दोनों का एलसीएम, यानी दोनों का एलसीएम निकाल लिया तो 24 जो निकली, कितने निकली? कितनी निकली? टोटल वर्क। अब तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करता है? 3 दिन में। तो मैं यहाँ 3 से यदि डिवाइड कर दूं तो मैं देख रहा हूं P प्लस Q प्लस R की जो इफिशियंसी है वो क्या है? P प्लस Q प्लस R की जो इफिशियंसी है वो क्या है? यानी कितना? 8 है। तो आप देखो 6 से यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 4 हो रहा है, Q से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। इसका मतलब PQR, इसका मतलब क्या हुआ? P इज टू Q इज टू R का जो रेशियो है वो क्या है? P इज टू Q इज टू R का रेशियो क्या है? तो इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी और इसकी कितना बच गया? 1। 4 3 हो गया, टोटल 8 है ना? तो ये 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। अब वेजेस निकाल लो। अब आप यहां से आप वेजेस निकाल लो, ठीक है ना? आप यहां से वेजेस निकाल लो। तो वेजेस कितनी है? किसकी पूछी गई है कि आर की मजदूरी कितनी है? तो आर की मजदूरी मैं देख रहा हूं 1, तो आर की वेजेस कितना है? तो मैं 1/8 इंटू 3200, तो 8 4 जा कितनी होगी आर की वेजेस? सर 400। थी ना मजेदार क्वेश्चन? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन थी। और इस तरह की क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल में भी देखा करता है। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए ए बी की तुलना में 2 घंटे कम समय लेता है। यदि ए अपनी गति आधा कर देता है तो वो समान दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा अधिक समय लेता है। यदि बी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है तो क्या है? बताइए। बेहतरीन सवाल। यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रहा है सर कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि टाइम क्या है, यहाँ पर आपकी डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। आपकी डिस्टेंस क्या है? यहाँ पर आपकी डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, उसे लेकर आपको घबराना नहीं है, ठीक है? यहाँ पर बस ये चीज को देखो आप, ए बी की तुलना में 2 घंटे कम लेता है। ए बी की तुलना में 2 घंटे कम लेता है। यदि मैं बोलूं कि बी लेता है बी लेता है टी घंटा, तो ए कितना लेता है सर? बोलो बोलो जल्दी बोलो। ए कितना लेता है? 2 घंटा कम लेता है, तो क्या होगा?
t-2। ठीक है ना। एक एक चीज मैं बता रहा हूं, एक एक चीज मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि यदि b t घंटा लेता है तो ये t-2 घंटा लेगा, है ना। ठीक है, तो यहां से मैं यहां पर डिस्टेंस तो आपको दी हुई है, डिस्टेंस क्या दी है, डिस्टेंस आपको क्या दी हुई है 150। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको दोनों का स्पीड निकालना है। तो इसका b का स्पीड कितना हो गया, b का स्पीड कितना हो गया, तो b का स्पीड जो हो गया आपका 150 अपॉन कितना हो गया, t हो गया। और a का स्पीड कितना हो गया, a का स्पीड जो हो गया आपका 150 अपॉन क्या हो गया, t-2 हो गया। ठीक है, आपने ए बी का स्पीड निकाल लिया, है ना। ए बी का स्पीड आपने निकाल लिया, ए और बी का स्पीड आपने निकाल लिया, क्योंकि ए बी की तुलना में 2 घंटा कम समय लेता है, ए बी की तुलना में 2 घंटा कम समय लेता है, यानी बी ए लेता है t-2 और बी लेता है t घंटा, दोनों का स्पीड निकल गया। अब बोल रहा है यदि वो अपनी गति को आधा कर देता, ए अपनी गति को आधा कर देता, ए अपनी गति को आधा कर देता, यानी ए अपनी गति को आधा कर देता और समान दूरी को तय करने में b से 1 घंटा अधिक समय लेता। अब समय की बात है, अब किसकी बात है, समय की बात है। तो समय बराबर क्या होता है, आप जानते हो कि v बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो t बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन v होगा, है ना। तो फिर से यहाँ पर इस तरह से बैठेगी ना 150, और समय ज्यादा कौन ले रहा है, ए ना, क्योंकि ए अपनी गति को क्या कर रहा है, आधा कर दे रहा है। तो 150 और यहाँ पर क्या होगा t-2, और अपनी गति को क्या कर दे रहा है, आधा कर दे रहा है, अपनी गति को क्या कर दे रहा है, आधा, माइनस फिर 150, ये क्या है दूरी, और दूरी बटा क्या होता है, बेग, बेग कितना है इसका, इसका जो स्पीड कितना है सर 150 बटे क्या है t। आइए मैं इसे आपको इधर सॉल्व करवाता हूं। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि ये उलट जाएगी, देखिए ये उलट जाएगी आपको 150 150 क्या होगी, ध्यान से देखो कुछ नहीं है, 150 बट्टे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगी t-2 इंटू हो जाएगी 2 और नीचे हो जाएगी 150, फिर 150 से 150 कट गया, फिर उसी तरह यहाँ भी 150 बट्टे 1, और यहाँ हो जाएगी आपकी t हो जाएगी, और t बट्टे क्या हो जाएगी 150, और दोनों का टाइम इंटरवल क्या था 1, दोनों को कितना समय लग रहा है, इन दोनों को कितना अधिक लग रहा है, 1 घंटा अधिक लग रहा है। तो टाइम इक्वल टू टाइम मैंने वेरिएबल कर लिया, ठीक है ना। ये 150 से 150 कट गए, यहाँ मैं देख रहा हूँ 2t-4 माइनस क्या हो गया t इक्वल टू क्या 1, तो 2t में से t गया तो कितना हो गया सर, 2t में से t गया तो हो गया आपका t हो गया, और -4 यदि उधर जाएगी तो क्या हो गया 5, तो आपके समय निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि b की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी, तो b की गति किलोमीटर प्रति घंटा में यानी 150 बट्टे b इक्वल टू क्या हो गया 150 बट्टे 5, यानी 5 दिए 15, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ गए कि b की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, देखिए बहुत ही अच्छे सवाल है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने अपने खुद से बहुत ही अच्छे सवाल बनाया है, और ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है, और उनकी मासिक बचत का अनुपात 7:6 है। सबसे पहले मुझे बताओ जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है यानी जो खर्च होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, इनकम, इनकम माइनस क्या होता है, खर्च कब होता है, यानी सॉरी मैं यहाँ पर खर्च लिख रहा हूँ, यहाँ पर सेविंग कब होता है, यहाँ पर सेविंग कब होती है, इनकम माइनस क्या होती है एक्सपेंडिचर। ये चीज आपको समझना होगा कि सेविंग कब होती है, जब मैंने कमाया, आय किया, आय और व्यय, यानी आय और यहाँ पर क्या किया व्यय बराबर बचत। सर ये क्यों बता रहे हो, ये तो मुझे पता है, हाँ मैं भी जानता हूं कि आपको ये पता है, पर आप इस तरह की मैथ बनाते समय भूल जाते हैं, इस तरह की मैथ जैसे ही आती है आप भूल जाते हो। The ratio of monthly income of A and B is 3:4 and the ratio of their monthly saving is 7:6. If the income of A is equal to twice
the expenditure of the then B, then what is the ratio of the expenditure of B, then what is the ratio of the expenditure of A and B, है ना। चलिए निकालते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इसे आराम आराम से सीखना चाहिए, क्योंकि एक बार आप इसकी कंसेप्ट को सीख गए तो फिर बार बार आप पढ़ते रहोगे। ए और बी की मासिक आय, ए और बी की मासिक आय, तो मैं यहाँ से देख लूं कि ए और बी की मासिक आय कितनी है, तो मैं पहले इनकम पर कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? इनकम पर। ठीक है, तो ए की इनकम कितनी है? ए की इनकम कितनी है? ए की इनकम को मैंने माना, पहले मैं इनकम पर कर लेता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। ए इनकम कितनी है? ए की इनकम हो जाएगी 3x, और बी इनकम कितनी हो गई? बी की इनकम कितनी हो जाएगी? 4x। ठीक है, अब बचत कर लेता हूं सेविंग पर। इसकी सेविंग कितनी है? इसकी सेविंग है 7y, और इसकी सेविंग कितनी है? इसकी सेविंग कितनी है? 6y। ठीक है ना। अब क्या कर रहा है? ए की आय बी की व्यय के दोगुने के बराबर है। ए की आय कितनी है? ए की आय तो 3x है सर। बी की व्यय कब, बी कब व्यय करेगा? बी कब व्यय करेगा? जब इनकम में से एक्सपेंडिचर, सेविंग में से, इनकम में से सेविंग को घटा देगा। इनकम में से सेविंग को घटा देगा ना, इनकम में से सेविंग को घटा देगा तो ही तो खर्च होगा ना। इनकम और सेविंग को घटा देगा तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है? ए की आय बी के व्यय के दुगुने के बराबर है। ए की आय बी के व्यय, यानी बी के व्यय के दुगुने के बराबर है, तो दुगुने कर दो। अब यहां से आप निकाल सकते हो, यहां से देखा 3x इक्वल टू क्या हो गया? 8x माइनस यहाँ पर कितना हो गया? 12y। अब 3x में से 8x चला गया तो कितना हो गया? यहाँ पर ये हो गया 5x, और ये हो गया माइनस 12y। अब y और माइनस माइनस काट दो, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि x और y की जो रेशियो है वो निकल के आ गई 12/5। ठीक है ना, 12/5 आ गई। तो आपसे पूछा है तो उनके व्यय का अनुपात क्या है? उनके व्यय का अनुपात, व्यय क्या होगी सर? इनकम में से सेविंग घटा दो, इनकम में से सेविंग घटा दो। तो सर मेरे y की तो वैल्यू आ गई, x की तो वैल्यू आ गई। अब क्या करना है? इनकम में से सेविंग को घटा दो तो ए बी के व्यय का अनुपात आ जाएगा, है ना। यानी मुझे क्या करना है? तो इनकम क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? इनकम है 3x माइनस 7y, 3x माइनस 7y ये, और इसका जो रेशियो दूसरा क्या है? 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y। अब मैं देख रहा हूं दोनों का वैल्यू क्या है? 12 5, इसकी है 12, तो 12 36 हो गए, और 7 पंचे 35 हो गए। ठीक है, इसकी कितनी हुई? 12 चौक 48 हो गए, और 6 पंचे 30 हो गई। तो कितना हो गया रेशियो सर? 1:18, 1:18 का रेशियो हो गया। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह की क्वेश्चंस को आप इस तरह यदि बनाएंगे, इस तरह से आप करेंगे तो आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और 100% बनेगा। मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज समझा के बता रहा हूँ, इसलिए आपको लग रही होगी टाइम टेकिंग है। मैं आपको सुपर फास्ट जैसा तो नहीं बता सकता ना, मैं यहाँ पर आपको क्लास में सिखाने के लिए आया हूँ, तो मुझे तो टाइम देना पड़ेगा। पर वहां जब आप ये चीजें जब सीख जाओगे ना, तो वहां पर आप बेहतरीन तरीके से बहुत ही फास्ट पढ़ोगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए सर। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 45% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 3% अवैध घोषित किया गया। यदि कुल मतों की संख्या 12,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी है? ठीक है ना। An assembly election, a candidate got 45% of the total valid vote, 3% of the total votes were declared invalid if the total number of votes is 12,000। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं मेरे पास? यानी टोटल, बहुत ही अच्छी मैथ है, टोटल वोट कितने हैं मेरे पास? सर टोटल नंबर ऑफ वोट है मेरे पास 12,000। ठीक है सर, तो इसमें से टोटल की कोई भी वोट जो होता है उसमें जो उम्मीदवारों की टोटल जो संख्या होती है परसेंटेज में 100% होती है, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा, है ना। तो 100% वोट में, ये 100% जो वोट है, ये 100% वोट में दो तरह की बातें आ गई। क्या आ गई सर? एक आ गई इनवैलिड वोट,
एक आ गई इनवैलिड वोट जो 3% है, तो वैलिड वोट कितना होगा, वैलिड वोट हो जाएगा 97%। अब वैलिड वोट में ही तो वोट होगा ना, वैलिड वोट में वोट होगा, वैलिड वोट में वैध मतों की संख्या कितनी है 45%। अब इसमें से 45%, तो क्या करेंगे, तो मुझे उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या, तो देखो वैलिड वोट की संख्या कितनी हो जाएगी 12,000 गुने 97% तो हुआ, पर 97% का भी क्या 45%, 97% का भी क्या 45%। ठीक है, यहाँ एक शून्य दो शून्य तीन शून्य, एक शून्य दो शून्य तीन शून्य कट गई, क्या बच गई 10, तो 5 दूनी 10, 5 नमा 45। ठीक है, 5 नमा 45। अब 2 से यहाँ काटा 6 बार में, यानी कट गई। अब मुझे सबको इंटू करना है, मैं इंटू कर रहा हूं तो देख रहा हूं 873 आएगी, 873 इंटू 6, 873 इंटू 6, 6 18, 8 किस में यूनिट डिजिट लगा दो, यूनिट डिजिट जिंदाबाद। आप भी देखो 6 सत्ते 42, 9 दूनी 18, आपको एक ही में यूनिट डिजिट आ रही है ना, 8 आ रही है यूनिट डिजिट किसमें, बस इसमें, बस लगा दो। इसका फायदा हमेशा उठाओ, जहां पर एक तरह की सेम डिजिट नहीं दी हुई है तुरंत यूनिट डिजिट से आप फायदा उठा लो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। सर 6 से विभाज्यता का नियम है कि वे संख्या 2 और 3, वे संख्या जो 2 और 3, 2 और 3 से विभाज्य हो, 2 और 3 से क्या हो, विभाज्य हो। जो 2 और 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य हो, वह 6 से विभाज्य होगा, वह 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ ये भी 2 से विभाज्य हो रही है, ये भी 2 से हो रही है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, 6 से कौन विभाज्य हो रही है, इसके लिए क्या 3 से कौन हो रही है, तो 3 के लिए क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। 6 5 11, 11 7 18, 18 9 27, 28 28 27 28 29, ये नहीं होगा। अब इसको जोड़ो, 5 4 9, 9 6 15, 15 7 हो गई आपकी, 15 7 हो गई 22, 22 8 हो गई आपकी कितनी 30 हो गई, 22 8 कितनी हुई 30, तो ये हो सकता है। और भी देख लेते हैं, 4 3 7, 7 6 13, 13 7 हो गया 20, 20 2 22 नहीं होगी, 6 5 11, 11 4 6 5 11 4 15, 15 20 ये नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। क्योंकि क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये सभी का योग क्या हो रहा है 3 का मल्टीपल हो रहा है, और लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है तो 2 से भी होगा, तो 100% किससे होगा 6 से भी होगा। जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होता है वही 6 से विभाज्य होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से कुछ सड़े हुए हैं, और वह 80% अच्छे अंडे अपने पड़ोसियों को देता है, 80% अंडे अपने पड़ोसियों को देता है। अब उसके पास 36 अंडे बचे हैं, यदि उसने 100 अंडे खरीदे तो उसने कितने सड़े हुए थे। तो सर टोटल अंडा कितना था, यानी टोटल जो एग्स था, टोटल एग कितना था यहाँ पर, टोटल एग तो मेरे पास 100 था। ठीक है ना, उसमें सड़ा हुआ कितना था, रॉटेन कितना था सर, रॉटेन था 1, तो अच्छा कितना हुआ, ए सड़ा हुआ था, तो शेष कितना बचा, शेष जो अंडा बचा, शेष अंडा कितना बचा, शेष जो अच्छा वाला अंडा बचा 100 माइनस ए, अच्छा अंडा बचा। अब इसी अंडा को क्या किया, इसी अंडा को वो पड़ोसियों को देने गया, और 36 क्या हुआ, 36 अंडे बच भी गए, 36 अंडे क्या हुए बच भी गए। अब 100 माइनस ए का कितना परसेंट, 80%। ठीक है ना, कितना हुआ 80%, और कितने अंडे बचा लिए इन्होंने, 36 अंडे बचा लिए, बताओ, है ना, 36 अंडे बचा भी लिए, तो ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर क्या देख रहा हूं मैं, यहाँ पर आ जाएगी, यदि पूरा फुल्ली कैलकुलेशन इस तरह से नहीं करके इस तरह से करूं, इस तरह से करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो 80 बाई कितनी हो गई, 80 बाई 100, तो मैं इससे इंटू कर दिया, 100 माइनस इससे इंटू कर दिया, तो क्या हो जाएगी
ये हो जाएगी, यहाँ पर 80 हो जाएगी, यहाँ पर 80 हो गई, और यहाँ पर क्या हो गया 80a/100 यानी 0.8a कर सकता हूँ, और ये प्लस हो जाएगी 0.8a इक्वल टू 30। ये बेटर रहेगा, है ना, ये बेटर रहेगा क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 100 में से 80 गया 20, यहाँ तो 20 आ गया, प्लस 0.8a इक्वल टू 36। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा 0.8a इक्वल टू 20 36 घटेगा कितना हो 16, तो a बराबर कितना हो गया 16/0.8। मैंने डेसिमल को हटा दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। अब 8 दूनी कितनी हो गई 16, यानी a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 20। तो कितने सरे हुए अंडे थे, सरे हुए अंडों की संख्या 20, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन तो मैं हमेशा देखता हूँ, रेलवे में आती है, और ये इनोवेटिव क्वेश्चन है दोस्तों। सब तरह की क्वेश्चंस आ गई है। अब कैसी क्वेश्चन करे, एग्जामिनर भी सोच में पड़ जाता है, वो दिन रात एक्सपेरिमेंट करता है, इसलिए हम लोग को भी इस तरह के नए क्वेश्चंस को एक्सपेरिमेंट करके लाना पड़ता है। तभी तो मैं बोलता हूँ ये 100% मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हानि, एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हानि, 890 रुपए में वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ का 1/8 है। प्राप्त लाभ का क्या है 1/8 है, यानी दोनों चीज आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, सेम सेम देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो एक वस्तु 800 रुपया बेचने पर, तो मैंने बोला कि 800 रुपया बेचो, तो जो हानि हुई, तो मान लेता हूं मैं जो एक हानि, तो मैं एक हानि को ऐड कर लिया, है ना, तो मेरा क्या हो गया, ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। अब 890 रुपया में जो बेचा, वस्तु को बेचने में प्राप्त लाभ का 1/8, तो प्राप्त लाभ, तो यहाँ लाभ हो गया तो उसका 1/8 कर देता हूं। तो वस्तु की लागत मूल्य कितनी है निकाल लो, यानी जो हानि हुई उस हानि का उसका क्या हुआ प्राप्त लाभ का, मतलब यहाँ पर सेम सेम हुआ, जो यहाँ पर हानि हुई ना उसका 1/8 क्या लाभ हुआ, 890 में बेचने पर लाभ हो गया। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैं x करूंगा तो ये हो जाएगा 9x/8, और यहाँ पर हो जाएगी 90। ये 9 से कट गई 10 बार में, x बराबर क्या हो गया 80। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सर, 800 में आप 80 जोड़ दो, 800 में क्या 8 दही 80 तो आई है ना, 8 दही 80 आई। अब 800 में आप 80 जोड़ दोगे, 80 कैसे आ गई 9x/8 10 80 x 80, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस 890 80 800 880 810। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हानि, 800 बेचने पर हानि, 890 रुपए में वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ का 1/8 है। प्राप्त लाभ का क्या है 1/8 है ना, प्राप्त लाभ का 1/8 है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हो जाएगी आपकी 8 से यदि मैं भागा दे दूं तो हो जाएगी 10, तो 880 होगी। तो वस्तु की लागत मूल्य कितनी है, यही हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा आपका 800 प्लस 80, आपका हो जाएगा कितना 880 रुपये, ठीक है। यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो गई है तो आप किसी को यहाँ पर कर दो, है ना, ऑप्शन को काट ही दो। तो 880 रुपये क्या हो जाएगा, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हानि 890, इंग्लिश में देख लो, सेलिंग आर्टिकल 800, द लॉस इज 1/8 ऑफ द प्रॉफिट which is the receive on selling the article is 890, then find the cost price of the article। एक वस्तु को 800 रुपये बेचने पर हानि, 890 रुपये वस्तु को बेचने पर लाभ 1/8 है, तो वस्तु की लागत मूल्य कितनी, इतनी ही होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस तरह की क्वेश्चंस आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि AOB कोण 60 डिग्री है तो कोण ACO के बीच कोण का ज्ञात करें, यानी आपको AOB 60 डिग्री है, यानी ये वाले कोण आपको कितना डिग्री है 60 डिग्री है, तो आपको ये वाला पता है ना, ये कोण का आधा क्या होता है, ये कोण होता है, यानी ये कोण 30 डिग्री है। और आपसे क्या पूछा ACO, तो कोण ACO कितना हो जाएगा, ACO हो जाएगा 30 डिग्री बटे 2, यानी कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो ACO का मान कितना हो जाएगा
15 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीजीएल में एनटीपीसी में बहुत बार देखी गई है। ए, बी और सी ने 4:7:8 के निवेश में अनुपात के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। एक वर्ष बाद ए ने अपने निवेश में 50% की वृद्धि और सी ने अपने निवेश को आधा कर दिया। 2 वर्ष बाद कुल लाभ 14,400 रुपये है, तो बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह की क्वेश्चंस को जरूर बनाएं। आप सभी को पता है सर कि प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, है ना। प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ए कितनी है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, मान लो 4x, यहाँ मान लो 7x और यहाँ मान लो 8x, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, एक व्यवसाय शुरू करते, एक वर्ष बाद ए अपने व्यवसाय 50% वृद्धि करता है। तो ए क्या करता है? ए 50% वृद्धि करता है, यानी क्या हुआ, 4x का 50% वृद्धि किया, मतलब 150/100, यानी ये 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, यानी 4x का कितना करता है? 3/2, यानी कितना कर लिया? 6x, ठीक है, सॉरी, वृद्धि। और सी ने अपने निवेश का आधा कर दिया। और सी क्या कर दिया? बी एज इट इज है, बी को कुछ नहीं किया, लेकिन सी ने क्या किया? अपने निवेश को क्या कर लिया? आधा कर लिया। सी ने अपने निवेश को क्या कर लिया? आधा कर लिया, यानी सी का निवेश कितना हो गया? अब हो गया 4x। तो मैं यहाँ पर निकालूं ए बी सी का प्रिंसिपल का रेशियो में निकाल लूं तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो मैं देख रहा हूं 2 साल का, 2 ईयर का निकल रहा है ना, 2 इयर्स प्रिंसिपल रेशियो, प्रिंसिपल रेशियो 2 ईयर का प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा? तो क्या होगा सर? ए ने पहले साल तो 4x लगाए, ठीक है ना, प्लस तो 4x जो पहले साल लगाए, कितने सालों के लिए, कितने महीनों के लिए? तो 12 महीने के लिए। फिर प्लस, फिर 4x, फिर जो 6x हो गया वो भी तो 12 महीने के लिए लगाए, तो यहाँ पर क्या हो गया? 12, ठीक है। एक ये बना, चलो मैं इसको दूसरे पेज में करूं ताकि आपको ठीक रहेगी। इसकी मैं देख लेता हूं, 4x है, 6x है और 7x है, देख लेता हूं, ठीक है। तो इसे दूसरे पेज में बनाना अच्छी रहेगी क्योंकि जगह बहुत लगने वाली है। देखो यहाँ पर 4x ने क्या किया, 4x ए 12 महीने के लिए धन लगाया, फिर प्लस यहाँ पर 6x ने 6x हो गया उसका अब धन, क्योंकि दोगुना कर दिया, 50% बढ़ा दिया, फिर 12 महीने के लिए, ये हो गया ए का, ठीक है। अब बी का देखो, बी का कितना था? बी तो कुछ नहीं किया, तो ये इसका 24 हो जाएगा क्योंकि 2 वर्षों के लिए, ठीक। फिर इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 8x था पहले 12 महीनों के लिए, फिर प्लस 4x हो गया नेक्स्ट 12 महीनों के लिए, क्योंकि मैं 2 साल का निकाल रहा हूँ। सारा कैलकुलेशन करूँ तो 12 चौक 48x हो जाएगा, 12 चौक 72 हो जाएगा, ठीक है। 24 सत्ते कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा, और यहाँ पर 96x प्लस 12 चौक 48x हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज पेशेंस रखकर आप पूरे सेशन को देखें, क्योंकि जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक कि ये सब चीजें आपको नहीं हो पाएगी। तो ये हो गया आपको 120x, ये हो गया आपका 168x और ये हो गया दोस्तों आपका 144, ठीक है। अब मैं यहां से रेशियो निकालू तो मैं रेशियो निकाल 5:, कितना हो रहा है? 7:6, 5:7:6। और उन्होंने कितने रुपए कमाए? इन्होंने कितने रुपए कमाए? 14,400। तो बी का शेयर पूछ रहा है, बी का शेयर यानी बी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 अपॉन कितना हो जाए, इसको 1 दे दो तो हो जाएगा 6×3 = 18, यानी 18 हो गया। 18 का टेबल में 14400, यानी 18 बार में कितने बार में आती है? 8 बार में, यानी 800, 856, यानी कितनी हो गई? 5,600 रुपया। तो बी को कितना मिलेगा? सॉरी मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5,600 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जैसा कंडीशन था, आपने देखा कि 2 ईयर्स जैसा कंडीशन था वैसा हमने अप्लाई किया। तो ये बहुत जरूरी होता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको मैथ्स को ले जाना, तभी आप मैथ्स को 100 में 100% ला सकते हो,
वरना नहीं ला सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखिए, तो मैं फिर से थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि पहले का 1 ईयर कितना था, इतना था, लेकिन उन्होंने कंडीशंस क्या बताया कि सेकेंड ईयर में 50% इंक्रीज कर दिए। तो सर 50% है यहाँ पर 3/2 हो गया, अब क्या हो गया 6x, सी ने क्या कर दिया आधा कर दिए तो 4x। तो इसका जब सेकेंड ईयर का निकालने गए हैं तो मैं देखा फर्स्ट ईयर का तो ये रेशियो था, सेकेंड ईयर क्या ये, तो ऐड किया, फिर इसका तो 24 महीने का था और इसका 12 और फिर 12, ठीक है। इस तरह से मैंने रेशियो निकाल दिया और उसके अमाउंट को निकाल दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, किसी संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है। जब संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। किसी संख्या को 16, यानी ये जो नंबर है इस नंबर को मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूं, तो शेषफल क्या बच रही है, शेषफल बच रही है 4। यानी मान लो डिविडेंड में कुछ मान लो, या डिविडेंड मान लो x या के कुछ भी मान लो, तो नंबर है जो है मेरा वो नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे 16x + 4 हो जाएंगे, है ना। तो 16 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आ रहे हैं। अब इस संख्या को वर्ग कर दिया, अब इसे मैं यदि वर्ग कर दूं, है ना, तो क्या हो जाएगी, इसे मैं वर्ग करूंगा तो a² यानी 256x² होगी प्लस 2ab 16 चौक 64, 64 दूनी 128, 128 x होगी प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब इसे आप 16 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, ये भी 16 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 16 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 16 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 16 से डिवाइड हो, तो शेषफल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार वस्तुओं की कीमत उनके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि दुकानदार वस्तुओं की कीमत उनके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यानी मैं मान लो कि क्रय मूल्य 100 है, यदि मान लो कि क्रय मूल्य मेरा यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100 है, तो एमपी कितना हो जाएगा, 30% अधिक करता है ना, तो 130% हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर 20% का छूट देता है, तो छूट किस पर देगा सर, छूट एमपी पर देगा, यानी 80 बट्टे कितना हो गया 100 हो गया। तो मैं देख रहा हूँ 1 0 यहाँ कटा, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 हुआ, तो 13 अट्ठे कितना होता है 104, 13 अट्ठे कितना हुआ 104। तो उसका लाभ हुआ ना हानि हुआ, खरीदा 100 में, बेच रहा है 104 में, तो 4% की क्या हो गई, 4% की क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई, ठीक है ना, 4% की प्रॉफिट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह के सन एंड डाउटर के क्वेश्चंस को देखकर ही स्टूडेंट छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे नहीं लगते। पिता पुत्र और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 12:4:3 है। 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु और 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु का योग 52 है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ही तो आपको बनाने होंगे, तभी तो आप क्रैक कर पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक एग्जाम क्रैक नहीं होगा। और इस तरह की भारी क्वेश्चंस को मैंने तो लास्ट में डाला है, पर एग्जामिनर आपको फर्स्ट में डालेगा, एग्जामिनर आपको फर्स्ट में डालेगा, और आपको एक क्वेश्चन सारे एग्जाम का कंसेप्ट को खराब कर सकता है। अब देखो यहाँ पर 8 वर्ष पूर्व, तो ये तो मेरे वर्तमान है, पिता पुत्री और पिता पुत्र और पुत्री ये सारे क्या है, सॉरी ये सारे क्या है, पिता पुत्र और पुत्री, यानी मैं देख रहा हूं पिता का क्या है, पिता का है 12x, पुत्री का क्या है, पुत्र का है आपका 4x, और पुत्री का क्या है, पुत्री का है 3x। अब बोल रहा है 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, तो पिता कितना है, पिता 12x है, तो 8 वर्ष पूर्व 8 घटा दिया, और 4 वर्ष पूर्व पुत्र, 4 वर्ष पूर्व पुत्र यानी 4x में से भी 4 घटा दिया, दोनों का योग, इन दोनों का क्या पूछा है, दोनों का योग कितना है 52 है, तो इन दोनों का योग कितना है 52, तो 12 4 16 और 8 8 कितना हो 8 4 12 और 52, तो कितना हो गया 16, x बराबर क्या हो गया 4 और 6, तो x बराबर कितनी निकल गई 4, यहां से मैंने x का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि x का वैल्यू 4 निकल गया, x का वैल्यू 4 निकल गया, मतलब माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, माँ तो है ही नहीं लेकिन माँ की है वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, पुत्री की वर्तमान आयु अभी से 4 वर्ष बाद, यानी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री कितने माना 3x, तो पुत्री कितना हो गया, x की वैल्यू से मैं पुत्री की निकाल लिया,
यानी 3x मतलब 4 गुने 3 मतलब 12। ठीक है, पुत्री की आयु कितनी निकल गई? 12 वर्ष। तो अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि पुत्री की वर्तमान आयु का अभी से 4 वर्ष बाद पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? 12। ठीक है, अभी से 4 वर्ष बाद तो मैं मान लेता हूं y+4, आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:4। तो 12 चौक कितना हो गया? 48, यानी y+4 इक्वल टू क्या हो गया? 48। तो y इक्वल टू कितना हो गया? 44। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा था कि 4 वर्ष बाद माँ की आयु से 1:4 है, तो माँ की आयु कितनी हो गई? 44 वर्ष। माँ की आयु कितनी हो गई? 44 वर्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये आपकी पाई चार्ट है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष आवेदन अधिक हुआ? तो किस वर्ष आवेदन अधिक हुआ? आप देख रहे हो ना यहाँ पर कि किस तरह से किया है। यहाँ पर देखो 2012 के बाद 2013 में सबसे अधिक आवेदन अधिक हुआ। तो इस तरह के हल्के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष आवेदन कम हुआ? पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष आवेदन कम हुआ? पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष आवेदन कम है? किस वर्ष आवेदन कम है? तो आप देखो बहुत ही आवेदन कम है। 2016 में आपकी पिछले वर्ष की तुलना में आवेदन बहुत ही कम है, तो 2016 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 0.0001 डिवाइडेड बाय क्या? x इक्वल टू क्या हो गई? 0.01। तो x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर ये काट दिया, यहाँ पर 100 और इसकी डेसिमल को उड़ा दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 2 3 1 2 3। अब मैं देख रहा हूँ 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ठीक है, आपके पास क्या बच रहा है? सर 1/10x बराबर क्या बच रहा है? 1/1। ठीक है, तो 10x इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 1/10, यानी क्या हो गया? 0.1। ठीक है, एकदम आराम से बनाए और कोई हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट? मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताएं कि इस तरह की बेहतरीन मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, किस तरह से आपने क्या चीज सीखा और क्या आपने नहीं सीख पाया, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो गई, आपको नहीं समझ में आया। मैं कमेंट बॉक्स में जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से इस तरह की बेहतरीन आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी की मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मेहनत कीजिए और लगे रहिए और खूब ज्यादा मेहनत कीजिए ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सके। ठीक है दोस्तों, हैव अ टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।